एक मिनट, ये क्या हुआ? अच्छा, ये शायद 2 रिकॉर्डिंग हो रही होगी फिर। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू आती है, ये पता है कितनी हो? क्योंकि क्योंकि चाय की वैल्यू, उसको हम चाय बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्योंकि वो 1 से बहुत ही कम है, तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल ही होगी। बस 1 से ना, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 से थोड़ा ज्यादा होगी। हाँ, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ही पुअर होती है। अलाइनमेंट तो होता है, लेकिन बहुत ही पुअर अलाइनमेंट होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट से इंक्रीज करती है। तो कम अमाउंट से इंक्रीज करने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ऑलमोस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल रहती है, बस थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। हम इसके बाद एक ऐसा मटेरियल पढ़ेंगे, उसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो 100 से 100,000 टाइम्स ज्यादा नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाती है। वहां पे जो अलाइनमेंट होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऑलमोस्ट सारे सारे जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर मान लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को बाहर रखा है, तो वो तो नॉर्मल मटेरियल है, उसके अंदर कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करी, उसके सारे एटॉमिक डाइपोल्स रैंडमली अलाइंड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इसके अंदर के डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं, और अब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल नॉर्मल मटेरियल नहीं, ये खुद बार मैग्नेट बन गया, ठीक है। लेकिन ऐसा बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही पुअर है, बहुत ही वीक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, अब इस मटेरियल को ना मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आते हैं, क्या होगा? बाहर ले आते हैं, क्या होगा? वापस टेम्परेचर की वजह से सारे एटॉमिक डाइपोल्स रैंडमली अलाइन हो जाएंगे, और उसकी मैग्नेटिज्म डिसअपियर हो जाएगी। वो नॉर्मल मटेरियल, वो मैग्नेटिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या होता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ, कल हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और अगर हो पाए तो आ, वो अर्थ मैग्नेटिज्म का भी पार्ट कवर करेंगे। तो ठीक है, इसमें आ जाते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है कि जैसे ही डायमैग्नेटिक मटेरियल को बाहर, तो वो नॉर्मल मटेरियल है, सारे सारे एटॉमिक डाइपोल्स रैंडमली अलाइंड है, नेट नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, और वो एक नॉर्मल मटेरियल की तरह है। लेकिन जैसे ही इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, due to the reasons that can only be explained on the basis of quantum mechanics, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के जो एटॉमिक डाइपोल्स है वो वो आ, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होने की बजाय, ठीक, यहाँ पे ऑब्वियसली तुम सोच सकते हो जैसे इसके अंदर भी डाइपोल्स है, ठीक है, और डाइपोल्स है तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड तो चाह ही रही है कि इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर ले, ठीक है। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक और फैक्टर होता है, ठीक है, जिसको कि हम क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से डाइपोल इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है, और ये स्ट्रेंज बिहेवियर है जिसको जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो डाइपोल है ना, एटॉमिक डाइपोल्स, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, डाइपोल्स का जो अलाइनमेंट है ना, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही बहुत ही पुअर होता है, ठीक है। बहुत ही कम डाइपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो पाते हैं, लेकिन जो अलाइनमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और अलाइनमेंट कितना होता है? अलाइनमेंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस बार पता है किधर आएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिर से हम बोलेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल है
चाहे चाहे फील्ड की डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए एटॉमिक डाइपोल्स को, इवन इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी, और हम एक फैक्टर बोलते हैं इक्वल्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। ठीक, एक्सेप्ट कि यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है ना, वो अब कुछ नेगेटिव में होगी ऑब्वियसली। हम फॉर्मूला सेम रखने के लिए ना इसको अलग अलग दो फॉर्मूला नहीं बनाते हैं, हम बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में है। नेगेटिव होने का मतलब है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में और नेट मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 प्लस, ये सारे टर्म्स लिखूं क्या, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉमन लेते हैं, ये 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे भी पहले की तरह ये जो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, इसको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी टाइम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो रफली -10⁻⁵ के ऑर्डर की। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, लेकिन अलाइनमेंट बहुत ही पुअर होता है। ठीक है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, बहुत ही वीक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है, लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट से, हेयर पिन स्मॉलर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तुम समझ लो होगी। मतलब अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.999998 इस तरह से होगी, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए 1.00001 इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है, उसका डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट वो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, ठीक है, क्वांटम प्रोसेस की पर डिपेंड करता है, और जो क्वांटम फिनोमिनन है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा हो कम हो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो तो सेम ही रहेगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो ससेप्टिबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये याद रखना, इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, बस इसके जो मेन पॉइंट्स है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पैरामैग्नेट और, ठीक है, अब मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, वो सारे पॉइंट्स अभी आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर अलाइनमेंट, मतलब डिग्री ऑफ अलाइनमेंट जो है वो बहुत ही पुअर है। ठीक है, और डिग्री ऑफ अलाइनमेंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ससेप्टिबिलिटी से। तो अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, वो ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है। पैरामैग्नेटिक के लिए अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे वो एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बढ़ेगी। ठीक है, और वो एक्सटर्नल से बहुत थोड़े अमाउंट से ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत मतलब मार्जिनली ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी। और लाइकवाइज डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हेयर पिन स्मॉलर होगी, ठीक, ऑलमोस्ट एक्सटर्नल फील्ड के इक्वली होगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इन मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो अब
नॉर्मल मटेरियल वो मैग्नेट बन गया, लेकिन बहुत ही पुअर मैग्नेट बना और वो ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है, ठीक है? और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो भी मैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर अलाइनमेंट तो हुआ है ना, सीधा या ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, लेकिन अलाइनमेंट हो गया तो ये भी बार मैग्नेट बन गया। लेकिन ये ऐसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जो जो कि ना एक्सटर्नल के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है, ठीक है? और मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो अलाइनमेंट मैं पहले समझाने के लिए तो मैं ऐसा बोल रहा था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट है उसके लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। टॉर्क तो एक्ट करता ही है, लेकिन ओवरऑल दोनों के लिए अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। उसके लिए क्वांटम फिनोमिनन्स इन्वॉल्व्ड है जो कि हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक है, अल्टीमेटली तुम्हें ये समझना है, किसी भी प्रोसेस से हो, अलाइनमेंट अलोंग द फील्ड होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर और ऑपोजिट टू फील्ड होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, ठीक है? तो हाँ, और इससे ये भी तुम्हें समझना है कि जैसे हम बाहर ले आएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आएंगे इन मटेरियल्स को, तो ये वापस नॉर्मल मटेरियल्स बन जाएंगे। चलो ठीक है, अब मैं बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इतने टॉपिक्स में से कुछ किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो।